यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना होगा कि ये मेजरमेंट क्या होता है और मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको। ठीक है, आप अपने चारों ओर जो भी चीज़ देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं या कोई भी फिनोमेना होता हुआ देखते हैं, कोई इवेंट देखते हैं, जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि ये बोर्ड बिना मेजरमेंट के तैयार किया गया होगा क्या? नहीं। आप जिस टेबल पे, जिस बेंच पे आप बैठे हैं, उसको भी मेजरमेंट के जरिए तैयार किया गया है। जिस हॉल में हम बैठे हैं वो भी बिना मेजरमेंट के नहीं बना है। बात समझ में आ रही है? हॉल को बनाने के लिए जो मटेरियल्स इस्तेमाल हुए वो भी प्रॉपर मेजरमेंट, इसमें इतना लगेगा, इसमें इतना क्वांटिटी लगेगा, इतना क्वांटिटी सीमेंट, रेत। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब किसी भी क्वांटिटी को अगर आपको एग्जैक्ट उसकी वैल्यू जाननी हो तो उसके लिए मेजरमेंट जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैं आपके दोनों हाथों को अलग अलग बाल्टियों में डाल दूं, ठीक है, एक बकेट में एक हाथ, दूसरे बकेट में दूसरा हाथ, दोनों में पानी है, ठीक है, और पानी का टेम्परेचर अलग अलग है, गर्म ठंडा। तो आप ये तो बता सकते हो कि सर ये वाला गर्म लग रहा है, ये ठंडा लग रहा है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कितना गर्म लग रहा है और ये कितना ठंडा लग रहा है, तो आप बता पाओगे कि नहीं? कैसे बता पाएंगे? जब तक आप उनका प्रॉपरली, आप उनका टेम्परेचर जब तक मेजर ना करो। जैसे मान लो इसका टेम्परेचर आप बता रहे हो 35 डिग्री सेल्सियस, उसका बता रहे हो 25 डिग्री सेल्सियस, तब बता सकते हो कि सर 10 का डिफरेंस है। और बिना नापे आप उसको बता पाते क्या? नहीं बता पाते। तो आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट क्यों जरूरी है? ताकि आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सको, उसको सही सही तरीके से जान सको, इसलिए मेजरमेंट जरूरी है। आप समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। जैसे मान लीजिए अब अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती है, खुद के चारों ओर भी घूमती है, किस स्पीड से घूमती है ये पता करने के लिए उसको मेजर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो मेजरमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि हम फिजिकल क्वांटिटीज को एग्जैक्ट, हम उसको मेजर कर सके, एग्जैक्ट जान सके। ठीक है, इसलिए अब मैं यहाँ पे अब मान लो दो लाइन खींच दूँ, ठीक है, दो लाइन सेगमेंट है ये, आप आसानी से बता सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन कौन कितना बड़ा है और जो छोटा है वो कितना छोटा है, ये आप बता पाओगे क्या? कैसे बता पाओगे? मेजर करके। तो मेजरमेंट जरूरी है। जब आपको एग्जैक्ट पता होगा सर ये इतना सेंटीमीटर है, ये इतना सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर का दोनों में डिफरेंस है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए मेजरमेंट बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर मेजर हम किन को करेंगे? तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और फिजिकल क्वांटिटीज कौन होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो सब क्वांटिटीज को आप फिजिकल क्वांटिटीज कहोगे जिनकी मदद से हम फिजिकल लॉज को बताते हैं। फिजिक्स की जो नियम है, फिजिक्स के इतने सारे फिनोमेना हैं, उसको बयां करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं बोल दिया लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ग्रेविटेशनल लॉ, जितने भी फिजिक्स से हम चीजें पढ़ते हैं, आखिर वो किन की मदद से तैयार हुई है? फिजिकल क्वांटिटी की मदद से तैयार हुई है। अभी आप मास के बारे में नहीं जान रहे होते तो आप मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन कैसे लिखते? आइंस्टीन का आपको पता है ना ये इक्वेशन होता है। किन की मदद से लिखा गया? इसमें कौन कौन चीजें हैं? ई है, एम है, सी है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप न जान रहे होते तो आज आप ये इक्वेशन कैसे पढ़ पाते? तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी मदद से हम फिजिक्स के नियमों के बारे में बता सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, फिजिक्स के जो लॉज हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या? ठीक है, यहाँ एम मास है, ई एनर्जी है, सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? अब सुनिए, अब फिजिकल क्वांटिटीज होती है दो प्रकार की। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और एक होती है आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज किनको बोलते हैं? फंडामेंटल मतलब नाम में ही इसका पूरा क्लियर हो जा रहा है। फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक। बेसिक मतलब जो और कहीं और से ना पैदा हुई हो, जो खुद से पैदा हुई हो, या यूं बोल सकते हो कि यार ये इंडिपेंडेंट है।
इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ये किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं, इनको किन्हीं और क्वांटिटीज की मदद से डिराइव नहीं किया जा सकता, बल्कि इनकी मदद से हम बाकियों को बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जो इंडिपेंडेंट होती है, जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। कि और दूसरी लोगों को दूसरी क्वांटिटीज की मदद से आप इनको तैयार नहीं कर सकते, बल्कि इनकी मदद से आप दूसरे को तैयार कर सकते हो। और फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो संख्या 7 होती है, यानी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। आप लोग को पता है कौन कौन सी है? आधा आधा याद है, बताइए। मास, लेंथ, मास, लेंथ, करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, यस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और बताइए। नहीं नहीं, टाइम, टाइम हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, और अपना क्या हो गया, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर। क्लियर है? 7 हो गए। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, क्योंकि जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको इन्हीं की बदौलत तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा आपको, सर एरिया के बारे में आप समझाइए, तो एरिया के बारे में आप जानते हो कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब सुनिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप इन फिजिकल क्वांटिटीज में आपने लेंथ लिखा है, ब्रेथ तो नहीं लिखा है। तो आपको पता है ब्रेथ भी एक प्रकार से लेंथ ही है। अब जैसे मैं इस टेबल की बात करूं, अब इस टेबल में आप बोलोगे तो सर ये वाली जो इसकी जो साइड है वो ज़्यादा बड़ी है, इसलिए आप इसको लेंथ बोलोगे, और ये छोटा इसलिए क्या बोलोगे, ब्रेथ बोलोगे। आखिर है तो वही चीज़ ना। जैसे आप यहाँ पे बोलो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, इसमें कौन सी लेंथ कौन सी ब्रेथ हो जाएगी? ये ब्रेथ ये लेंथ हो जाएगी। अब मैं कुछ इस तरह करूँ, अब बताओ, अब इसको लेंथ बोलोगे, इसको ब्रेथ बोलोगे, बताओ, बड़े रेक्टेंगल में यही ब्रेथ हो गया था। तो कुल मिला के चीज वही है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से उसका शेप है। बात समझ में नहीं? आखिर नापोगे उसको भी सेंटीमीटर, मतलब यूनिट सेम रहेगा ना भाई, चीज वही है, बोलने का अलग अलग अर्थ है। जैसे मैं इस कमरे की बात करूं, तो कमरा ऐसे लंबा है तो ये लेंथ बोल दोगे, ये ब्रेथ बोल दोगे, इसको क्या बोल दोगे, हाइट। लेकिन आखिर है तो वही 1 डायमेंशन। बात समझ में आ रही है? तो अब एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी? तो सुनो, एरिया जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज एरिया जानने के लिए आपको जिस भी चीज का आप एरिया जानना चाह रहे हो, मान लो मैं इस रेक्टेंगल का एरिया जानना चाह रहा हूँ, तो मेरे को जब तक इसका लेंथ और ब्रेथ पता नहीं होगा मैं एरिया नहीं जान पाऊंगा। यानी बेचारा एरिया किस पर डिपेंड हो गया? इन दोनों पर। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये ब्रेथ भी एक लेंथ ही है। ब्रेथ मतलब छोटा लेंथ, ये बड़ा लेंथ को लेंथ बोलते हैं, छोटा लेंथ जो छोटा साइड है उसकी जो लंबाई है उसको ब्रेथ बोलते हैं। आखिर हैं तो दोनों लेंथ ही। तो एरिया किस पर डिपेंड हो गया? लेंथ पर डिपेंड हो गया। बात समझ में आ रही मैं जो बोल रहा हूँ? तो एरिया कैसी क्वांटिटी हुई? एरिया कैसी क्वांटिटी हुई? फंडामेंटल या फिर डिपेंड मतलब डिराइव्ड? भाई डिपेंडेंट या डिराइव्ड? डिराइव्ड मतलब किसी और से डिराइव हो रही है। तो एरिया किससे डिराइव हो रहा है? लेंथ से डिराइव हो रहा है। बात समझ में? लेंथ ब्रेथ मतलब दोनों लेंथ ही है, समझ जाओ, छोटा लेंथ बड़ा लेंथ। क्लियर हो पा रहा है? समझ में आ रहा है? बढ़िया। चलो स्पीड के बारे में बात करते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताओ, अगर कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, वो किसी दिए गए समय में कुछ डिस्टेंस कवर करता है, कुछ डिस्टेंस चलता है, ठीक है। अब बोलेंगे भैया उसकी स्पीड बताइए, तो आप बोलोगे सर स्पीड हम बता देंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि कितने टाइम तक ट्रेवल करता है वो, और उस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो। जब तक ये दोनों आंकड़े, यानी जब तक ये दोनों डाटा आप हमको दोगे नहीं, हम कैसे स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं? आप लोग बोलोगे नहीं भाई? तो इसका मतलब क्या है, स्पीड पता होने के लिए ये दोनों पता होना बहुत जरूरी है। बात सुन रही? तो स्पीड कैसी क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी। बात सुन रही? मैं बोलूँगा इस बोर्ड का लेंथ कितना है, एक प्रश्न है, इस बोर्ड का
तो आपको इसका लेंथ जानने के लिए और किसी क्वांटिटी की जरूरत है कि जैसे मेरे को स्पीड जानने के लिए जब तक मेरे को डिस्टेंस मतलब लेंथ ना, डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया, तो जैसे मेरे को स्पीड पता करने के लिए लेंथ और टाइम मस्ट है, पता होना जरूरी है, इसके बिना ये नहीं पता चल पाएगा, ठीक है ना। मतलब ये आखिर डिपेंड हो गया किस पे डिस्टेंस पे और टाइम पे, यानी लेंथ और टाइम पे डिपेंड हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ भैया इस बोर्ड का मेरे को लेंथ पता करके बताओ, तो क्या ये लेंथ और किसी पे डिपेंड है क्या आपको लेंथ पता करने के लिए और कुछ पता करना पड़ेगा? नहीं, लेंथ पता करने के लिए आप सीधा स्केल लाओगे और मेजर करोगे, स्केल या टेप जो भी है। बात समझ में आ रही है? लेंथ पता करने के लिए कुछ पता नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं बोलूंगा बेटा इसका एरिया पता करो, तब आप बोलोगे सर एरिया पता करने के लिए हमको लेंथ ब्रेथ दोनों पता करना पड़ेगा, फिर उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बात करूं अगर मैं डेंसिटी की तो क्या होगा बताओ? हाँ, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि सर डेंसिटी अपने आप में आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी डेंसिटी कितनी है इसके जानने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इन दोनों को जाने बिना आप डेंसिटी नहीं जान सकते, क्योंकि डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम का जितना मास होता है उसको डेंसिटी बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का पर यूनिट वॉल्यूम का जितना मास होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? डेंसिटी। अर्थात डेंसिटी जानने के लिए आपको मास भी जानना पड़ेगा, वॉल्यूम भी जानना पड़ेगा। तो डेंसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी। कुल मिलाकर के इन 7 के छोड़, यानी इन 7 के अलावा डिराइव्ड है। बात समझ में आ रही है? अच्छे से समझ में आया? थोड़ा बहुत आ रहा है अच्छे से समझ में? ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक था। अब हम आगे बढ़ते जाते हैं और आपको मैं किस तरह से हम मेजर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए प्रोसेस क्या है मेजरमेंट का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या क्या काम करते हैं या कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो हम देखते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो क्यू, तो उसको लिखने का तरीका भी आप सीखो किस तरह से हम उसको लिखते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है और वो है एन और यू। पहली चीज क्या है? एन। दूसरी चीज क्या है? यू। यू को पहले समझते हैं, ठीक है। यू जो है वो उस क्यू मतलब क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को जिस यूनिट से मेजर किया जा रहा है, मतलब ये यू जो है वो यूनिट है, यूनिट बोलो या साइज ऑफ यूनिट बोलो, ठीक है। जैसे मैं मीटर, जैसे मैं किसी कोई ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ पता कर रहा हूँ, तो वो लेंथ आप सर मीटर में नाप रहे हो कि सेंटीमीटर में नाप रहे हो कि किलोमीटर में नाप रहे हो कि डेसीमीटर में नाप रहे हो कि मिलीमीटर में नाप रहे हो, तो ये सब यू हो जाएगा। मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है? और सामने क्या लिखा है? एन। एन जो होता है ना वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 किलोमीटर, एक बात करो तो जो आप वैल्यू बता रहे हो ना वो एन है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये कोई लाइन सेगमेंट है और इसकी लेंथ है मान लीजिए, एक बात की बात मान लो 30 सेंटीमीटर। कितनी? तो ये 30 जो होगा वो एन होगा और ये सेंटीमीटर जो होगा वो यू होगा। अब समझ में आया आपको? एन आपको वो वैल्यू बता रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, और यू क्या बताता है आपको? यूनिट बताता है। तो इस तरीके से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। समझ में आ रहा है? कहीं भी कोई डाउट? अच्छा, एक जबरदस्त वाली बात देखो आप यहां से राजनांदगांव तक की दूरी कितनी है बताओ? हाँ, ठीक है, 40 किलोमीटर, ठीक है। अब सुनो, अब मैं यहां से राजनांदगांव तक की दूरी लिखता हूँ 40 किलोमीटर, ये हो गया लेंथ, ठीक है। यहाँ से वहां तक की लंबाई, दूरी, डिस्टेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे बताओ एन कौन है और यू कौन है? ये एन है 40 और ये क्या है? मतलब एन क्या बताता है आपको? न्यूमेरिकल वैल्यू कि एग्जैक्ट कितना है, और यू क्या बताता है आपको? जिससे उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है, किलोमीटर से नाप रहे हो कि मीटर से नाप, समझ में आ रहा है?
अच्छा अब सुनो, ध्यान से सुनो। अब मैं इसी 40 किलोमीटर को, जो कि यहाँ से राजनंदगांव तक की दूरी है, जो 40 किलोमीटर है, अगर मैं इस किलोमीटर को मैं बोलूँगा नहीं यार 40 किलोमीटर बताया वो तो सही है, मेरे को ये वाला आंकड़ा, ये वाला डाटा जो है मीटर में बताओ यार, यहाँ से राजनंदगांव तक की दूरी मीटर में कितनी, मीटर, किलोमीटर में नहीं, किसमें, मीटर में। तो आप बोलोगे सर बहुत ईजी है सर, आप ये जो किलोमीटर में लिखे हो ना उसको आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इंटू कर दो, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, आपको पता होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो अगर आपको 40 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो ये 40 हो गया, इंटू 1000 करूंगा तब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में। तो कितना मीटर हो गया, हाँ 4 इंटू 10⁴ हो जाएगा, या उसको 40,000 लिख लो, जो भी है मीटर। इज इट क्लियर? अब सुनो, ध्यान से सुनो, मैं आपको जबरदस्त चीज बता रहा हूं। अब एक तरफ है 40 किलोमीटर जिसमें हमने किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, जिसको हमने किलोमीटर को किस में चेंज किया, मीटर में चेंज किया, मीटर छोटा यूनिट है। मैं बोलूंगा इसमें से कौन सा बड़ा साइज वाला यूनिट कौन सा है, किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है। अब मैंने किलोमीटर को किस में चेंज किया, मतलब मैंने यूनिट का साइज क्या कर दिया, कम कर दिया, तो देखो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। 40 से कितना हो गया, ये 40,000 हो गया, पहले 40 था, अब कितना हो गया, 40,000। इज इट क्लियर? अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाओगे तो यूनिट का साइज छोटा हो जाएगा, या इसका उल्टा आप क्या बोलोगे कि अगर यूनिट का साइज बढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगा। समझ में आया? जैसे मान लो दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, ए और बी दो पॉइंट है, मान लो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी है, अब 35 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है। मैं इसको भैया, मेरे को यार इसको मीटर में कन्वर्ट करना है भाई, मीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करूंगा बताओ मैं। तो भैया ये जो दूरी है, जो लंबाई है ए से बी के बीच की दूरी, वो है 35 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, सेंटीमीटर टू मीटर में। अब बताओ मैं छोटी से बड़ी में जा रहा हूँ कि बड़ी से छोटी में जा रहा हूँ, ये सेंटीमीटर जो है ना वो छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर क्या है, छोटा यूनिट है, और मीटर क्या है, बड़ा यूनिट है। क्यों, आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलता है कि कौन सा यूनिट छोटा है कौन सा यूनिट बड़ा है, तो आप देख लो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, आपको पता है ना, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो बताओ पैसा बड़ा यूनिट है कि रुपया, रुपया क्यों, क्योंकि उस 1 रुपए में रुपया एक रख रहा हूं, रुपया कितना रख रहा हूं, तो उस एक के लिए पैसे कितने हैं, 100 पैसे। तो किसी एक के लिए जब दूसरी चीज, दूसरी जो यूनिट है उसमें बहुत सारी हमको मात्रा लग रही है, तो समझ जाओ ये बड़ा हुआ ना भाई। जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, लेकिन 1 मीटर के बराबर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। आपको पता है कि नहीं पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, पता है ना। तो बताओ मीटर बड़ा कि सेंटीमीटर बड़ा, मीटर बड़ा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर जब इकट्ठा होते हैं तब 1 मीटर बनता है, तो मीटर बड़ा है ना। अब मैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाह रहा हूँ, अर्थात मैं छोटे से बड़े में जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, डिवाइड करना पड़ेगा। देख लो भाई 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 35 बटे क्या करोगे 100, यानी कितना हो जाएगा, एल की वैल्यू कितनी आएगी, 0.35 मीटर। लो बताओ, यही पहले 35 था, 35 था, और अब कितने में आ गया वो, 0.35 में आ गया। बताओ क्या हुआ है यहाँ पे, यूनिट का साइज में क्या मतलब बदलाव आया है, और न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या बदलाव आया है बताओ। यूनिट का साइज बढ़ा है भाई, सेंटीमीटर से मीटर हुआ है, और न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो गई, बहुत कम हो गया। समझ में आया ना? तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में उल्टा आंकड़ा है, एक चीज बढ़ती है तो एक चीज कम होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू को कम करोगे तो साइज ऑफ यूनिट बढ़ जाएगा, और साइज ऑफ यूनिट को कम करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे 40 से कितना हुआ है, 40,000 हो गया, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया तो 40 से कितना हो गया, 40,000 हो गया। इसलिए दोनों एक दूसरे के मतलब
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब बोलते हैं? दो क्वांटिटीज को अगर एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए और एक के कम होने से दूसरी बढ़ जाए तो दोनों ऐसे केसेस में क्या कहलाते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे जो बेटा एन और यू है वो दोनों क्या है? एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको याद रखना, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। या यू कहिए, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं? कांस्टेंट लेते हैं के। ठीक है, कांस्टेंट अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लेते हैं, मैं यहाँ पे के मान लेता हूँ। तो एन यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के कांस्टेंट। इज इट क्लियर? ये आप लोग याद रखिए। ये समझ में आया कि नहीं बताओ? मैं क्यों लिखा एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू? क्यों लिखा? क्योंकि एक बढ़ते तो कम होता है, आप इसके एग्जांपल्स देख चुके हैं। एन बढ़ाओगे तो यू कम होगा, यू बढ़ाओगे तो एन कम होगा। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका यही है, Q इज इक्वल्स टू एम यू।